कि ऐसी कौन सी चीज है जो कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करती है। एक स्किल को सीखने के लिए कितना समय लगा आपको? जो जनता है वो आपके पहनावे से आपको इज्जत देती है, चाहे आपको नजर में एटीट्यूड क्या है? वो कहते हैं कि गुरु अगर आपके पास नहीं है तो एक मूर्ति बना के भी आप सीख सकते हो। तो वो जो लाइफ में कभी भी अगर आपको स्ट्रेस हो ना, तो एक बार म्यूजिक का और डांस का सहारा लेके देखिए, आपको मजा आ जाए। कि ऐसी कौन सी चीज है जो कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करती है? देखिए, इसमें सबसे पहले जो बात आती है आपका फोकस। अगर आपका फोकस इस चीज पर है कि आप क्या बोल रहे हैं, और अगर आप एक ही दायरे में चलेंगे तो आपका जो माइंड सेट है वो अपने गोल की तरफ रहेगा। आप भटकिए मत। आपने जो टॉपिक पकड़ा है आप उस टॉपिक के ऊपर फोकस बनाइए, और अपनी जो लैंग्वेजेस हैं उनको आप बिल्कुल एक्शन के अंदर रखिए। आप इधर उधर ध्यान मत दीजिए बिल्कुल, और थोड़ा सा समय लगेगा, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल करते वक्त घबरा जाते हैं, फंबल हो जाते हैं। दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बोलने का, अगर आपने अपने टारगेट अचीव किया है, आपको उसी चीज के बारे में बोलना है, मैं गारंटी से लिख के देख सकता हूँ 2 से 3 महीने आप प्रैक्टिस कर लो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और मैं बुक्स भी पढ़ लेता हूँ ललित जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक किसी वीडियो में बताया था कि एक स्किल को सीखने के लिए मात्र 1 दिन काफ़ी होता है। अगर हम 24 घंटे उस स्किल के ऊपर काम करें ना, तो मे बी 90% वो कंप्लीट हो जाती है। यस। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्किल को सीखने के लिए कितना समय लगा आपको? देखिए, सबका अपना अपना एक अनुभव है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई उस काम को करने में 2 साल तक लगा देता है। पर मेरा पैशन था और मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट था, तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि मैं 2 चीज़ों को लेकर चल रहा था। एक जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जो था वो मेरे हर फील्ड में काम आने वाला था। कंप्यूटर टीचिंग में काम आने वाला था, इंक्वायरीज में काम आने वाला था, होस्टिंग में काम आने वाला था, और हर जगह मुझे बोलना ही था। तो उस चीज़ को अपने इंटरेस्ट के बेस पर मैंने इतना लेवल पे लेके गया कि मुझे लगभग 6 महीने के अंदर मेरा कवर अप हो गया। आपके पास में लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है, जी। लाइक दिस एंकरिंग का भी, होस्टिंग का भी। तो एंकरिंग और होस्टिंग के बारे में जानना चाहूँगा कि डिफरेंस बिटवीन एंकरिंग और होस्टिंग। देखिए, जब हम किसी एंकरिंग और होस्टिंग, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों चीज़ें अगर हम ये कहें कि अलग अलग हैं तो दैट इज नॉट ए डिफरेंस। बट अगर मैं होस्टिंग की बात करूं तो जो अपने सोनी टीवी पर जो बड़े बड़े को स्टार हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं, सलमान खान जी हैं, वो बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं। तो ये जो बड़े लेवल के जो स्टेज है, ये बड़े इंटरकास्ट है, उसको मतलब जो स्टार कास्ट है इसको होस्ट कर रही है, उनको हम होस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत पैसा ले रहे हैं। और जब हम किसी छोटे लेवल पे बोलना शुरू कर देते हैं ना, कि स्कूल के मंच पर, लेडीज संगीत में, किसी वेडिंग इवेंट्स में, या किसी कॉर्पोरेट इवेंट्स में जब हम उसको बोलते हैं, तो वहां से स्टार्ट होता है एंकरिंग। और एंकरिंग सीख कर ही होस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि होस्टिंग एक लेवल अप है। जब आप एंकरिंग को सीख जाते हो, जब आप बोलना सीख जाते हो, फिर उसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप बड़े लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपने कौन कौन से बड़े प्रोग्राम पर काम किया? मैं बात करूं स्कूल लेवल से, तो स्कूल लेवल में जैसे कॉर्पोरेट इवेंट्स होते थे, या बाहर मैं जा रहा हूँ वेडिंग इवेंट्स करने के लिए, ब्राइडल ग्रूम्स को कन्वर्सेशंस करने के लिए, जहाँ पे लगभग 10,000 पीपल मिनिमम रहते थे। तो वहाँ से ही मेरा रहा। इससे बड़ा प्रोग्राम अभी तक मुझे लाइफ में अचीव मिला नहीं है, बट मैं कोशिशों में लगा हुआ हूँ कि मुझे इससे बड़ा प्रोग्राम मिले। एंड जिस दिन वो प्रोग्राम मिलेगा उस दिन अपना बेस्ट दूंगा। जैसे कि ऐसे बोल सकते हैं कि माय नेम इज विकास सोनी, और आज की मैं जो प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ, मैं होस्ट करने वाला हूँ पर्सनल डेवलपमेंट को। तो लाइक स्टार्टअप से मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई विल स्टार्ट। सर, हाय गाइस, माय नेम इज ललित एंड आई एम अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट अचीवर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें हर प्रकार से जो है लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और जीवन जीते हैं। और उस दौरान जितने भी हमारे पथ प्रदर्शक है या जितने भी हमारे काम हैं, उसमें हर जगह आप पर्सनैलिटी, मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शंस है तो आप उसमें अलग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करोगे। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो आप टीचर की पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करोगे। अगर आप किसी अदर एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप किसी और पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करोगे।
इट मीन्स दैट अगर भगवान माफ करे, अगर किसी के घर में कोई डेथ हो गई है, वहाँ पे जाना है, तो हम कोट पैंट पहन के नहीं जाएंगे, वहाँ पे हम एक सिंपल सिटी में जाएंगे। तो ये होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कुछ स्किल। अकॉर्डिंग टू पुअर माइंडसेट हम्म। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं, और अकॉर्डिंग टू रिच मैन आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूँ पूरा माइंडसेट की, तो पूरा माइंडसेट का मतलब होता है कि एक छोटी सी सोच में, ठीक है यार, जो पहन लिया ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कौन देख रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो चीज़ वो पहन के जा रहे हैं, जो चीज़ वो वियर करके जा रहे हैं, या जो प्रेजेंटेशन उनको सामने वाले को देनी है, उससे उनको कितना प्रभाव पड़ेगा। भले आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, आप घर से निकले, आपने कुछ भी सामने आया, आपने कुछ भी पहन लिया, लेकिन आप जा रहे हैं किसी बड़े के लिए, आपको कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि जो लोग हैं ना, जो जनता है, वो सबसे पहले भाप लेती है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जो जनता है वो आपके पहनावे से आपको इज्जत देती है, चाहे आपको कुछ आता हो या ना आता हो। लेकिन अगर मैं बात करूं एक रिच माइंडसेट की, और आप किसी भी छोटी जगह पे चले जाइए, मीन्स 50 लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं, और आप वहाँ पे अच्छी पर्सनैलिटी वेयरिंग करके जा रहे हो, इट मीन्स दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिर्फ पहनावा नहीं आता, वहाँ पे आपके स्टाइल्स, आपके बोलने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, और आपका माइंडसेट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो रिच माइंड के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो ये होता है कि अगर आप छोटे से क्राउड में भी अगर आप चले जाओगे और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो सारी चीज़ें आपने ऐड की हैं, लोग आपको बड़े गौर से सुनेंगे, आपको कोई अवॉइड कर ही नहीं सकता। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अक्सर मैं भी करता हूँ ये चीजें, जब हम स्टेज पे जाते हैं, पोडियम के ऊपर जाते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी होती है वेल गुड, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है, ऐसा लगता है कि हमने कुछ अच्छा नहीं बोला। आफ्टर दैट आपको कैसा रियलाइज होता है? देखिए महेश जी, बहुत समय पहले की बात है, और जितनी भी जगह मैं इंटरव्यू देने गया, लाइक स्कूल्स में या किसी एजुकेशन सेंटर पे, या कितनी छोटी जगह हो, मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये छोटी जगह है। मैं हमेशा अपना पर्सनैलिटी का एक व्यू लेके चलता हूँ, सामने वाले के माइंड में डालने के लिए। और आप यकीन नहीं करेंगे महेश जी, मेरे को 200% रिजल्ट मिला है। क्या बात कर रहे हो? क्वेश्चंस कैसे भी हो, इंटरव्यू कैसा भी हो, मैंने अपनी पर्सनैलिटी बेस पर 200% इंटरव्यू सक्सेस करके निकाल दिए हैं। सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है वो बाद की बात है, लेकिन सामने वाले ने कभी इग्नोरेंस नहीं किया। आज से पहले मेरा एक सपना था कि जब मैं कंप्लीटली कंप्यूटर का टीचिंग बन गया, मतलब 13-14 साल मैंने इस फील्ड में एक्सपीरियंस ले लिया, तो वहाँ पे पहले मैं बच्चों को पढ़ाता था, देन 4th 5th 6th 7th, उसके बाद मैं 10th और 11th को पढ़ाने लगा। वहाँ पे मुझे मज़ा आने लगा, क्योंकि वो जो बच्चे थे ना, वो एक तो पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस थे, और उनको जो बोलने का जो तरीका था, उनको प्रॉपर समझ में आता था। फिर जब इस फील्ड में मैंने 13-14 साल बिता दिए, फिर उसके बाद मेरा माइंडसेट था कि मैं जो कॉलेज के ग्रेजुएशन बच्चे हैं, जो एल्डर बच्चे हैं, उनके सामने जाऊं, और इंशाल्लाह मेरा ये सपना बहुत जल्द पूरा हुआ। CPIT स्कूल एजुकेशन आज से 2 साल पहले मैं गया था, और वहाँ पे कॉलेजेस के ही बच्चे आते थे, मीन्स उसमें 80% लड़कियाँ थी और 20% जो थे वो लड़के थे। तो मैंने अपनी खुद की तरफ से एक सेमिनार लगाया था, जहाँ पे एक हॉल में 50+ बच्चे बैठे हुए थे, और उनको मैं कभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स के बारे में, कभी IT स्किल्स के बारे में, कभी कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो बच्चे लेक्चर के साथ साथ पर्सनैलिटी से इतने प्रभावित हुए, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत गौर से सुनते थे। स्कूल की पर्सनैलिटी और कॉलेज की पर्सनैलिटी में डिफरेंस क्या है? देखिए, स्कूल की पर्सनैलिटी में एक बाउंडेशंस होती है, क्योंकि चाहे बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है या टीचर्स पढ़ाने के लिए आ रहा है, उनके बाउंडेशंस आते हैं कि आप फॉर्मल्स में आएंगे। स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट टाई, बेल्ट, शूज कंप्लीटली, सॉक्स एंड स्कूल ड्रेस, तो इसमें तो कोई बाउंडेशंस है नहीं, बच्चा ड्रेस में आएगा। लेकिन अगर टीचर्स की बात करूँ, मैं हमेशा ऑलमोस्ट फॉर्मल में गया हूँ, इंटरव्यू से लिए के ऑलमोस्ट पैंट शर्ट, कंप्लीटली शूज ड्रेस, टाई। तो ये मेरा हमेशा रहा है कि मैं जब भी स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, दैट इज फॉर्मल। और अगर मैं बात करूँ कॉलेजेस की, तो कॉलेज में अगर मैं बच्चों की बात करूँ, तो देर इज़ नो बाउंडेशन, बच्चा कुछ भी पहन के आ सकता है अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग। और वहाँ पे टीचर्स को भी कुछ बाउंडेशंस नहीं है, कुछ भी जान आ सकता है।
तो अगर बात करें कॉलेज की तो देयर इज नो बाउंडेशन, अगर बात करें स्कूल की तो वहाँ पे एक बाउंडेशंस में रह के हमें सिखाया जाता है कि हमें आगे की लाइफ को किस तरीके से सरवाइव करना है। ऐसी कोई 5 स्किल जो हम्म। आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है? देखिए इसमें सबसे पहले बात आती है नॉलेज, ठीक है। अगर आपको सही टाइम पे क्या चूज करना है वो उसको आपको नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी बॉडी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मीन रेगुलर आप एक्सरसाइज कीजिएगा, अच्छा खाइएगा, वर्कआउट कीजिएगा, ताकि आपकी जो बॉडी है वो परफेक्ट हो। ये नहीं कि दुबले पतले शरीर में अगर आप कुछ भी पहन के नहीं, दैट इज नॉट ए जॉब। तो आपका रेगुलर आपका वर्कआउट भी होना चाहिए। थर्ड पे बात करूंगा संतुलित भोजन, मीन्स ये हमारी लाइफस्टाइल पे बहुत इफेक्ट डाल रहा है। आप नोटिस करेंगे कि आजकल लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और उनके जंक फूड की वजह से बहुत भारी भरकम शरीर है, उनका पेट बाहर निकला हुआ है और चलने का कोई तरीका नहीं है, बैठने का कोई तरीका नहीं है, और बैठे हैं तो शर्ट उनका खुल रहा है। तो मैं सबसे कहूँगा कि जंक फूड को अवॉइड करके अगर आप घर का भोजन लोगे, लाइक ड्राई फ्रूट्स लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, जूस लीजिए और घर का जो खाना है वो खाइएगा और रेगुलर वर्कआउट कीजिएगा, ये पॉइंट आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे 100% मददगार साबित होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो ग्लो की बात करते हैं, मीन्स आपको अपना बॉडी कैसा रखना है, आपको अपना फेस कट कैसा रखना है, आपको हेयर कैसे रखना है, आपको शेविंग बियर्ड कैसी रखनी है, इससे भी आपके पर्सनैलिटी पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है, रेगुलर अपने आप को बिजी रखिए, रेगुलर अपने आप को इस चीज़ के बारे में अवगत करवाते रहिए, इस चीज़ के बारे में सीखते रहिए, नई नई वीडियोस देखिए। और आपको बता दूं महेश जी, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का था, क्योंकि बचपन से मुझे एक्टर बनना था और मैंने बचपन से लेकर अब तक एक्टर्स को फॉलो किया है और उनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर मैंने ये अपना जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये जो भी है सफ़र शुरू किया है। तो ये 5 स्किल हैं, अगर आप कोई भी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ये राइट नाउ आप यस यस यूज कर रहे हैं? हाँ ओके। मैं यूज़ करता आपकी नज़र में हूँ। एटीट्यूड क्या है? देखिए एटीट्यूड 2 प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव एटीट्यूड है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। नेगेटिव एटीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये होता है कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछ रहा है आप अपने ही घमंड में हैं और आप अपने सिर्फ काम से काम मतलब रखते हैं और हेल्प नहीं करते किसी की, दैट इज़ ए नेगेटिव एटीट्यूड। सही समय पे कोई जवाब नहीं दिया, सही समय पे कुछ आपने एक्सप्लोर नहीं किया। और अगर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करूं तो पॉजिटिव एटीट्यूड में आप देखो अपना काम भी कर रहे हैं, आप दूसरों की मदद भी कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछ रहा है आप उसका जवाब भी दे रहे हैं, आप दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा ऑलवेज खड़े रह रहे हैं, आप सबसे हंस के बात करते हैं। जिस इंसान के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है हर आदमी उसके साथ खड़ा हुआ है, या राइट। क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड वाले को कहीं जगह नहीं है, आप अवॉइड कर दिए जाओगे। सबसे हंस के बात कीजिएगा, सबकी मदद कीजिएगा और आप देखेंगे कि एक वक्त सब लोग आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑडियंस कि अपने लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर लेके चलिएगा। ये सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी 4 चांद लगाएगा। या दैट इज ग्रेट। यू हैव मल्टीपल एक्सपीरियंस, 10 साल 15 साल आईटी सेक्टर, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एंकरिंग, होस्टिंग, लाइक दैट यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मैं जानना चाहूँगा आपकी लाइफ के बारे में, ये अभी 32 की एज के अंदर तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कैसे कैरी ऑन किया आपने? देखिए इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जी, मैं सुनना चाहूँगा। हाँ श्योर। तो मैं एक बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता हूँ और उस वक्त जब मैं 12th कर रहा था तो 12th क्लास तक मेरी मम्मी ने पापा ने बड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया है और उसके बाद मम्मी पापा के पास फाइनेंशियली बजट इतना था नहीं और मुझे आगे पढ़ाई करनी थी और घर की कुछ कंडीशंस ऐसी थी जिनको ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुझे करना था। पापा इतना नहीं कमाते थे, मम्मी हाउस वाइफ थी। तो जैसे मैंने 12th क्लास कंप्लीट की उसके बाद मम्मी ने बोला कि तू कंप्यूटर सीख, अभी स्कूल की हॉलीडेज होती हैं उस दौरान, और मैं पार्ट टाइम पे काम भी करता था। तो एक वक्त जब मुझे खर्चा चलाना होता था तो मैं सुबह कंप्यूटर सीखने जाता था और शाम को मैं शॉप पे काम करता था। उस शॉप के 6 घंटे, कभी 6 घंटे काम कर लिया, कभी 10 घंटे काम कर लिया, संडे को मैं पूरा पूरा दिन लगा रहता था। तो वहाँ पे मुझे पर डे के 20 रुपये मिलते थे,
ये कब की बात है? ये है लगभग 16-17 साल पहले की बात है। क्यों? अब मैं 32 का हो गया हूँ, तो उस वक्त मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा था 12th के बाद, लगभग इतना हो गया। और वो 20 रुपए मैं लेता नहीं था उससे, मैं उसके पास जमा कर देता था महीने भर का। और जब मेरा कंप्यूटर सेंटर में दाखिला हुआ, आप यकीन नहीं करोगे, उस कंप्यूटर की पूरी फीस मैंने वो फीस जमा करवा करवा के वो भरी है लगभग 1 साल तक। कभी मम्मी के पास होता तो मम्मी हेल्प करती थी, लेकिन मैं मम्मी से लेता नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि घर की कंडीशंस कैसी हैं। उसके साथ साथ मेरा ITI में सिलेक्शन हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो मैं वहाँ पे पूरे 8 घंटे की क्लास लेता था, और वहाँ पे सिर्फ मेरे को 1 घंटा मिलता था 1 से 2 तक लंच। तो बाकी बच्चे लंच करते थे, और उस 1 से 2 घंटे में मैं कंप्यूटर सेंटर पे जाके आधा घंटा मेरा जाने का था, आने का था, और लगभग मेरे को 20 मिनट ही मिलते थे पढ़ने के लिए। अपना लगभग 3 से 4 किलोमीटर मेरा सब कुछ पड़ता था, मैं पैदल जाता था, पैदल आता था, और उस 20 मिनट के अंदर मैंने लगभग 1 साल तक स्ट्रगल किया है। तो मैंने गवर्नमेंट से भी किया है और मैंने प्राइवेट से भी किया है। और उस वक्त हमारे एक टीचर हुआ करते थे, विशाल मेहता जी, उन्होंने 2 साल तक मेरे पे खूब मेहनत की, बहुत स्किल सिखाई उन्होंने। और उस स्किल को सीखने के बाद मैंने एजुकेशन सेंटर ज्वाइन किए, स्कूल ज्वाइन किए अपने लेवल पे, और धीरे 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 सीखता सीखता आज 13-14 साल में मेरे को एक्सपीरियंस मिला। क्या बात है, ये कंप्यूटर का ये एक्सपीरियंस। कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है मेरा। प्लस में मैं काम भी करता था, सेविंग भी करता था, पढ़ता भी था, हर एक चीज़। तो फिर ये एंकरिंग टाइप में घुसना, जो है उस फील्ड में जाना, इस फील्ड हाँ, में जाना, तो स्टैंडेबल नहीं लग रहा है मुझे कि क्या। वो एक्चुअली बाद में सर्वाइव हुआ। ओके। जब मैंने कंप्यूटर सीख लिया तो उसके बाद मेरे को स्कूल में परमानेंट जॉब मिली, जहाँ से मैं सुबह 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल में जॉब करता था। और उसके बाद का जो टाइमिंग था वो मैं डांस क्लासेस लेता था अपनी। डांस क्लासेस में 2 घंटे 3 घंटे डाले, और लोगों ने मेरे को, सर आप एंकरिंग भी करते हैं? तो मैंने सर ने बोला कि हाँ मैं एंकरिंग भी करता हूँ। और उस वक्त एक प्रोग्राम था, मुझे आज भी याद है कि मुझे एक वेडिंग का प्रोग्राम मिला था, और उन्होंने बोला कि सर आप एंकरिंग करेंगे? मैंने कहा श्योर, मैं एंकरिंग करूंगा डेफिनेटली। और उन्होंने फंक्शन से सिर्फ 1 दिन पहले बताया कि महेश जी आप यकीन नहीं करोगे, एंकरिंग को तैयार करने का पूरा 10 दिन चाहिए पूरी फैमिली के लिए। और मैंने रात को 10 बजे से 12 बजे तक पूरा शेड्यूल मैंने तैयार किया, और अगले दिन मैं जब स्टेज पर पहुंचा, मैंने पूरा जो प्रोग्राम था वो चौक कर दिया, बहुत बढ़िया मेरा प्रोग्राम किया। वहां से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ चला गया, जिसमें कॉमेडी भी मुझे तैयार करनी थी, जहाँ पे मुझे इंटरप्रेटेड फाइल्स भी तैयार करनी थी, रिलेशंस को भी याद रखना था, मुझे बोलने का भी तरीका रखना था। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर मुझे एक स्टेज मिला। और उसके जस्ट बाद मेरे को एक चैलेंज मिला, आज से 5-7 साल पहले की बात है। डाली इवेंट्स के द्वारा एक इवेंट्स हो रहा था, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। तो वहाँ पे एक एंकर आने वाले थे, जब मैं अपना कोरियोग्राफी लेके गया था तो वहाँ पे सडनली हमें रिपोर्ट मिला कि एंकर इज नॉट कमिंग, दैट इज टाइम फॉर लॉकडाउन। और एंकर गुड़गांव में फंस चुका है, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, वो नहीं आ सकता। 5 मिनट पहले मेरे पास मैसेज आता है कि सर प्लीज हमारा प्रोग्राम करवा दीजिए और एंकर इज नॉट कमिंग। सर आई हैव नोट फाइल्स, मुझे नाम याद नहीं है, मुझे रिलेशंस याद नहीं है, मैं क्या करूं? सर आप जितना मर्जी चाहे पैसा ले लीजिए और आप प्लीज कर दीजिए। तो मैंने ठीक है 10 मिनट का टाइम मांगा, और मैंने अमाउंट डिसाइड किया, और मैंने माइक पकड़ा, और मैंने बिना किसी चीज को हेल्प किए लिए स्टेज पे पहुंच गया। लगातार 2 घंटे कंटिन्यूस बोलने के बाद उनकी फैमिली बोला सर दैट इज वंडरफुल प्रोग्राम, सर कैसे किया आपने? और ऑटोमेटिकली वो इसलिए था क्योंकि मेरा फोकस उस चीज़ों पे था, ऑलरेडी मैं कई प्रोग्राम निकाल चुका था, तो उन प्रोग्राम का जो कंटेंट था वो मेरे माइंड में था, और उस कंटेंट को यूज करके इस प्रोग्राम को मैंने सक्सेसफुली बना दिया। जबकि वो प्रोग्राम मेरा 10,000 का था, और मैं जब लास्ट में निकला तो मैं 20,000 लेके निकला। एक्चुअल में एंकरिंग करना मे बी हर एक इंसान के लिए देखो आम बात तो आम नहीं बात नहीं है ना। लोगों के सामने बोलना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ही बहुत टफ चीज होती है, कभी कभी तो हम जो बोलते हैं। तो एंकरिंग के अंदर ऐसी कौन सी बेसिक स्किल्स हैं जो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, कभी भी काम आ सकती है? देखिए उसमें सबसे पहले बात आती है आपके टॉपिक्स को, आप किस टॉपिक्स पे बात कर रहे हो, ठीक है? आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, आपका माइंड सेट होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए माइंड आपका, कि आप
किसी भी ऑडियंस से बात कर रहे हो या किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हो या क्या पूछ रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। नंबर 3 अगर मैं बात करूं, आपने कंटेंट में क्या मजेदार ट्रिक्स डाली है, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ना आप मुझे सुन सकते हो ना मैं आपको सुन सकता हूं, लेकिन उसके अंदर कॉमेडी है, उसके अंदर थ्रिल्स है, उसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक है, पब्लिक आपको सुनेगी। आप क्या डालते हैं, मतलब जब भी आप मैं एडिटिंग करते हैं तो? कॉमेडी भी डालता हूँ, मैं हंसी मजाक से ज्यादा रिलेटिव्स डालता हूँ, और कुछ भी मैं घुसा देता हूँ बीच में, एक मतलब अलग ही हो जाता है, पकड़ लेते पकड़ ऑडियंस को लेते कि हैं, भाई हाँ नहीं हाँ जाना। ऑटोमेटिक हंसी आती है। हम्म, तो ये चीजें लेकर चलता हूँ, एक आपका माइंड फोकस, एक आपका कॉन्सेंट आप क्या कर रहे हो, और एक आपका गोल। ये 3 चीजें अगर आप लेके चलोगे, आपका एंकरिंग बढ़िया हो जाएगा। और लर्नर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जो लिख के गए हो स्क्रिप्ट, क्योंकि वहां पे जब आप स्क्रिप्ट पढ़ के खड़े हो तो बार बार में देखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑडियंस आपको पकड़ लेती है कि आप देख के बोल रहे हो, तो वहां पे आपका लर्न होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके स्क्रिप्ट नहीं है, तो आप जो बोल रहे हो वो आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि आप कंटिन्यूसली आपको स्पीक कर सके। अगर आप रुक रुक के बोलेंगे, महेश जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑडियंस जब एंकर स्टेज पर आता है और जब अनाउंस करता है, ऑडियंस को सिर्फ 5 सेकंड सुनती है, सिर्फ 5 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 7 सेकंड। उस 5 से 7 सेकंड में ऑडियंस को डिसाइड करना होता है कि उसको सुनना है नहीं या नहीं सुनना। अगर आपने 5 से 7 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिया, मैं गारंटी से लिखता है 2 घंटे का प्रोग्राम के आप महारथी बन जाओगे। आपने अभी मुझे बताया कि मैं कंप्यूटर फील्ड से भी काफ़ी हूँ, तो आपने जैसे कि डाटा साइंस हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, एक्सेल्स हो गया, इनका भी आपने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है। अगर हाँ। हम देखा जाए, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, हम लोग मोबाइल फ़ोन को इतना तवज्जो जी नहीं देते, जी जी कंप्यूटर जी। को हम तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन हम जब ऐसे हमको ऐसा फ़ील हुआ ना कि यार हमें इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारी बेसिक्स नीड में आने यस वाली है। यस यस यस। तो आप फ्यूचर को किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को मिक्स करके? देखिए महेश जी, आजकल का जो टाइम है वो डिजिटल हो चुका है, हुँ, और इस टाइमिंग में अगर आपने डिजिटल चीज़ों को नहीं सीखा, हुँ, हुँ, आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हुँ, क्योंकि वो टाइम बहुत पुराना था, जब हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, और एक काम को करने में बहुत दिन लग जाते थे, टाइम खर्च होता था, पैसा खर्च होता था। लेकिन आजकल का टाइम हो गया है डिजिटल, लाइक आप फोन से काम कर रहे हो, आप कंप्यूटर से काम कर रहे हो, आप इंटरनेट की हेल्प ले रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हर एक बच्चे को एक स्किल आनी चाहिए, एक डिजिटल वर्क आना चाहिए, जिससे वो अपने काम को आसान बना सके। आपने नोटिस किया होगा, पहले काम को करने में 50-50 आदमी लगते थे, आज उस एक काम को करने में एक आदमी कंप्यूटर पे कुछ ही घंटों में कर देता है। लेकिन ये चीज में बदल चुकी है। मैं बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि अपने इस जनरेशन में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जहाँ पे आदमी रहेगा नहीं, ऑटोमेटिकली गाड़ियां काम करती हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ सर्वाइव हो रहा है, सिर्फ आपको रिमोट की हेल्प लेनी है, एंड दैट्स रोबोटिक्स हो गए, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत सारे लोग रोबोट से काम लेते हैं। बड़े बड़े विदेशों में ड्राइवरलेस गाड़ी आ गई है, आपको सिर्फ इनपुट सिग्नल देना है, अपना स्टेशन डालना है, वन टू अपने आप स्टेयरिंग काम करेगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिजिटल से होकर गुजर रही है। इंडिया को एक बहुत बेहतरीन आयाम दिया जा रहा है, डिजिटल की ओर अग्रसर किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हर बच्चा इस चीज में उतर जाए, तो उनका आने वाला जो भविष्य है वो सितारों पे हो। आपके हिसाब से बच्चे को डिजिटल लाइन के अंदर कौन सी स्किल सीखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए डिजिटल लाइन के अंदर बात करूं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी, और डाटा स्ट्रक्चर, डाटा फाउंडेशंस, वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। लाइक कोडिंग्स आना चाहिए, जिससे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इजीली आप बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो। सो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए। आईटी सेक्टर जो है हाँ जी। उसका फ्यूचर क्या है आपके अकॉर्डिंग? आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, दैट इज़ वंडरफुल। आईटी सेक्टर के अंदर अगर कोई बंदा घुस गया, उसका जो फ्यूचर है ना, उसको पीछे पलट के देखने की आवश्यकता नहीं है। बट बहुत सारे लोग आईटी को कंप्लीटली नहीं कर पाते। द
लैक ऑफ कम्युनिटीज, लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि आईटी करने के लिए आपका माइंडसेट बहुत मायने रखता है। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी उसके अंदर, आपको स्किल सीखनी पड़ेंगी, आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, आपको वेब डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों से मिलाकर आईटी डिपार्टमेंट बनता है। आईटी में कोई एक चीज़ नहीं होती, आईटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या सबसे इम्पोर्टेंट है जो वेब डेवलपमेंट के अंदर सबसे अहम रोल निभाती है? देखिए, वेब डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा कोर्स है जो आपको इंटरनेट से रिलेटेड जो होम पेज डिज़ाइन करने होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने होते हैं, वो सिखाता है। और सबसे पहले अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है तो सबसे पहले आपको वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। जब आपके बेसिक्स पूरे हो जाएंगे, फिर आपको उसकी कोडिंग, एक लैंग्वेजेस होती है जो प्रोग्राम बनते हैं, वो प्रोग्राम, जैसे एक प्रोग्राम आता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DHTML, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। HTML++ सीखना पड़ेगा, और जब आप ये चीज़ सीख जाओगे तब आप वेब डेवलपमेंट पे सिर्फ कदम रखने के लायक होंगे। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ग्रोथ करनी पड़ेंगी, सीखने पड़ेंगे, स्किल सीखने पड़ेंगे, कोडिंग सीखनी पड़ेगी। ये आपका वेब डेवलपमेंट का रहेगा। सो पहले आप बेसिक कीजिएगा, उसके बाद आप वेब डेवलपमेंट को। अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दूं, एक्सेल, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें से आप क्या चुनोगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सबसे हटके है, एडवांस है, इसको हम एडवांस टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा जो काम करने का ओहदा है, जो हमारे काम करने का जो तरीका है, वो दिखता है। मीन्स बहुत सारी कंपनियों ने, या बाहर विदेश की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने AI को माध्यम बनाकर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े रोबोटिक्स लॉन्च कर दिए। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको AI के बारे में नॉलेज देते हैं। सो आई रिकमेंडेड AI। सो हर स्टूडेंट को AI जरूर सीखना चाहिए। आपने जो IT सेक्टर के अंदर काम किया है, देखो ऑल ओवर जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगा। मैं आपका माइंडसेट इसके अकॉर्डिंग मैं पहचानना चाहूँगा, सीखना चाहूँगा कि आपके पास में लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है एवरी फील्ड का। तो ट्रस्ट और ऑनेस्टी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? देखिए, आपका जो ट्रस्ट और ऑनेस्टी है, उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि आपको हर एक काम के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा और सच्चाई के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आपने छोड़ दिया, अरे नहीं छोड़ो कल करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, रिजल्ट आज चाहिए। तो आपको एक सच्चाई के साथ काम करना है, तभी आप रिजल्ट दे पाओगे। अगर आप जिम्मेदार नागरिक हो, और जिम्मेदार, अगर आपने किसी कंपनी ने अगर आपको हायर किया है, वो हायर आपको इस वजह से किया कि एक्सपीरियंस, आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करोगे, तभी आपको रिजल्ट मिल सकता है। अदरवाइज आप इस फील्ड के लिए बिल्कुल भी नहीं बने। अगर आपको IT में काम करना है, आपको सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप इस फील्ड में लंबे समय तक टिक पाओगे। 2-4 दिन टिकने वाले आदमियों के लिए ये फील्ड नहीं है। एजुकेशन को किस तरीके नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, अभी के माहौल से, पहले वाले तो था थ्योरेटिकल, हाँ, लेकिन अब के अकॉर्डिंग आप एजुकेशन को किस नजरिए से देखिए महेश जी, एजुकेशन अगर है तो बहुत कुछ है हमारे पास। एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि गांव के बच्चे, शहर के बच्चे बड़े बड़े एकेडमिक ज्वाइन कर रहे हैं, स्कूल बड़े बड़े ज्वाइन कर रखे हैं उन्होंने, इंडस्ट्री एरिया ज्वाइन कर रखा है, सिर्फ एजुकेशन के मामले में अच्छा पढ़ना चाहते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं ऐसे बच्चों की जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, उनके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है, या उनके पास गुजारा करने का साधन नहीं है, वो पिछड़ चुके हैं, वो लाइफ में इतना पिछड़ चुके हैं कि उनको आगे लाने के लिए मशक्कत बहुत भारी पड़ने वाली है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको सक्सेस की बुलंदियों पे ले जाएगा। आप कुछ भी सीखिए, आप पढ़िए, आप टेक्नोलॉजी के बारे में जाइए, आप कोचिंग लीजिए, ये है जो आपके सक्सेस के रास्ते खोल देगा। मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की आपकी लाइफ से जरिए, और मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही है, जैसे कि डाटा साइंस, XYZ, मॉडलिंग,
मतलब जिस चीज का कोई ताल्लुक ही नहीं मिल रहा, तालमेल ही नहीं मिल रहा, तो वो चीज भी आपने लाइफ में सीखने की कोशिश की है। ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर कैसे उत्पन्न हुआ? देखिए इसका एक मैंने आपको बताया कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो थोड़ा सा, मुझे दो चीज़ें करनी थी। क्योंकि एक समय था जब मैं स्कूल में जॉब करता था, तो उसमें रहते हुए मैंने ये आईटी का और जो टेक्नोलॉजी का ये ज्ञान लिया, और उसके बाद मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता था। बहुत सारे लोग क्या है कि स्कूल की जॉब कर ली, घर पे आराम से बैठे हैं, स्कूल में हुआ है, घर पे आराम से बैठे, मुझे वो चीज़ नहीं करनी। मेरे पास जो एक्स्ट्रा 6 घंटे थे, उस 6 घंटे को मुझे यूज़ करना था, मुझे अर्निंग करनी थी, एंड अर्निंग इज़ अ नॉट इम्पॉर्टेंट, मुझे सीखना था। तो मैंने अपने पार्ट टाइम में अपनी डांसिंग को, अपनी मॉडलिंग को और अपने कैरियर ऑब्जेक्ट को एक सहारा बनाया। अर्निंग तो हो ही रहा है, प्लस में मैं कुछ नई चीज़ें सीख रहा हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा था कि मैं जनता के सामने जाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे बड़े प्रोग्राम देखे हैं जो दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर से जो एंकर आ रहे हैं, पहले मैंने 3-4 साल उनको देखा, ऑब्जर्व किया। और जब मैंने खुद का काम शुरू किया, तो उससे पहले एक गिरीश शर्मा थे, वो मेरे गुरु हैं, और मैंने उनको यूट्यूब पे देख के बहुत अच्छा सीखा, काफ़ी कुछ मैंने नए किरदार निभाए हैं। तो वहाँ से वो जो पार्ट टाइम था, उसमें मैंने अपने मॉडलिंग को, डांसिंग को, कोरियोग्राफी को, इनको डाला। तो ये जो चीज़ें मिक्स हुई हैं, ये इन्होंने बहुत बड़ा मेरे को एक स्टेज दिया है, एक मंच दिया है। कोई बंदा अगर मॉडलिंग में जाना चाहता है तो उसको क्या सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी है? मॉडलिंग में एक तो आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका फेस कट से लेकर आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसा मैंने टॉपिक पे बात की, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट बनता है। और दूसरा आपकी फिटनेस, और तीसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि जब आप इंटरप्ट करते हो लोगों को अपनी बातों से, बोलने का स्टाइल, ये 3 चीज़ें आपको मॉडलिंग में बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आप वॉक भी कर रहे हो, तो आपका वॉक के अंदर एक स्टाइल होना चाहिए। और अभी मैं पिछले 5-7 सालों से कोशिश ये कर रहा हूँ कि मुझे एक रैंप वॉक का एक ऑप्शंस मिल जाए, दैट मैंने असाइन भी किया है, बट अभी तक उनका कोई ऑप्शंस अभी आया नहीं है। तो मैं पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से मॉडलिंग में आगे जाना चाहता हूँ। मैं अपने आप को एक मॉडलिंग के नज़रिए से देखता हूँ, एक एक्टर के नज़रिए से देखता हूँ, और वो चीज़ें मेरे अंदर कहीं ना कहीं है। तो डांस को सीखने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? देखिए एक डांस को सीखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को म्यूजिक के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत सारी जगह सिखाया है कि लोगों के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस है वो है ही नहीं। और केमिकल रिएक्शंस एक ऐसी चीज़ है, एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ आपको, कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग शादियाँ होती है, जो डीजे चलता है, उस पर बहुत सारे लोग अपने हाथ पाँव को ऐसे मारते हैं। इट मीन्स दैट कि उनको डांस के स्किल नहीं आते हैं, बट जो केमिकल रिएक्शंस उनकी बॉडी से पैदा होता है, वो उसके बेस पर नाचते हैं। ठीक है, अगर आपको एक कोरियोग्राफर बनना है, डांस में बढ़ना है, तो आप अपने को म्यूजिक की कनेक्टिविटी के साथ रखिए। आप कैसे करते हैं? मैं गाने सुनता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, और मैं लगभग रात को सोने से पहले 2-3 घंटे हेडफोन या ईयरफोन या चलते ट्रैवलिंग में कहीं भी मैं म्यूजिक को नहीं छोड़ता। तो जब म्यूजिक सुनता हूँ, मेरी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक रिदम बनती है, और रिदम बनने से केमिकल रिएक्शंस क्रिएट होता है, और जिसके साथ माइंड एक इंटेंशन देता है बॉडी को कि आपको ये करना है। तो मैंने बहुत सारे जो गाने हैं खुद कोरियोग्राफ किए। यस, जैसे जो भी नया गाना आ रहा है बॉलीवुड का, लोग तो नकल करते हैं कोरियोग्राफी की, बट मैं अपने खुद के स्टेप्स बनाता हूँ। क्या बात कर। और ये मेरा पूरा नाइट में रहता है। तो सुबह मुझे किसी फंक्शन में जाना है, सिखाना है, मैं रात को 2 गाने तैयार करके चलता हूँ अपने। ऐसा होता है? यस। जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा, बहुत सारे कोरियोग्राफर्स ऐसे रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि सोच में पड़ जाते हैं। ये कोई खेल नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। आपके साथ म्यूजिक चला, तुरंत आपने स्टेप बनाए, तुरंत आपने करना शुरू कर दिया। और बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बिना तैयारी के जा रहा हूँ, म्यूजिक बज गया, अब क्या सिखाना है, विद इन 5 to 10 सेकंड में मैंने स्टेप बना के रेडी कर दिया। तो ये बॉडी मेरे को हो गए, कम से कम मैं 32 साल का हो गया, 30 साल हो गए मेरे को डांसिंग में करते करते। मैं बचपन से ही सीख रहा हूँ। और जब मैं 12th क्लास में था, तो वहाँ पे आपको एक स्टोरी बताता हूँ मैं, एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, अगर आप परमिशन दे दो। अरे नहीं, तो मेरा ग्रुप था 12th क्लास में, और वो हमारी लास्ट ईयर थी, और हमारे एक टीचर ने, हमने सबने एक मिलकर एक सुझाव बनाया कि चलो यार लास्ट ईयर है और हम स्कूल से निकल जाएंगे, तो हम कुछ करके जाते हैं कि ताकि स्कूल वालों को याद रहे। तो उसके बाद हम मैम के पास गए ग्रुप बना के, और
मैम ने बोला कि ललित पहले आप मेरे को करके दिखाइए, और अगर आपका डांस मुझे पसंद आ गया तो मैं इन सब बच्चों को असाइन कर दूंगी। लेकिन उससे पहले महेश जी सुनना, मैं 9th क्लास में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था, और उस वक्त एक स्टेज शो चल रहा था, बच्चा डांस कर रहा था, और उस वक्त मेरा सपना था, मैं भीड़ में खड़ा हुआ देख रहा था। हालांकि मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, लेकिन वो बाद में, तो मैंने उसको डांस देखा, उस वक्त मैंने ठान लिया था कि मुझे इसके जैसा डांस करना है, रियल में उसके जैसा मुझे स्टंट लगाना है। जैसे मैं 10th किया, 11th किया, 12th किया, मैंने फाइनली कंप्यूटर रूम में एक अपना ग्रीन मैट होता है, वहां से मैंने 10 फीट तक, जैसे मैं अपने घुटनों पे स्लैप होके आया, और स्लैप होने के बाद मेरे जो दोनों घुटने थे वो कम्प्लीटली इंजर्ड हो गए विद फ्लूइड ऑफ ब्लीडिंग्स एंड, और मेरी जो है पैंट वो बिल्कुल फट गई थी, और मैं डांस नहीं कर पा रहा था। उसके बाद नार्मल के 2 कोरियोग्राफर आए, उनकी कोरियोग्राफी काफ़ी अच्छी थी, बट हमें समझ में नहीं आई। 1 महीने तक मैंने खुद के बेस पर उन बच्चों को सिखाया कन्वर्सेशंस कर कर, और आप महेश जी यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन हमारा 14 जनवरी को सैनी सीनियर सेकेंडरी में फंक्शन था, हमें सब बच्चों को 800 रुपए देकर उसको ट्रॉफी देकर नवाजा गया था। और वो डांस इतना फेमस हुआ था, उसको हमने नसीबपुर परफॉर्म किया, उसको हमने पुल बाजार में विश्वकर्मा मंदिर में परफॉर्म किया, और उसके बाद सब लोग अपनी कैटेगरी में चले गए, मैंने कोरियोग्राफी को चुना, और यहाँ से मेरी कोरियोग्राफी जर्नी स्टार्ट हो गई। आपका फ्यूचर, आप फ्यूचर किस फील्ड में देखते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रखा है, तो मेन टारगेट क्या है? डांस। ओके। डांस, क्योंकि डांस मेरे को अंदर से खुशी देता है, ये मैं खुद के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर बनूं, और लगभग कहीं ना कहीं मैंने उनके लेवल जैसा डांस सीखा भी, और अभी भी चल रहा है। मैं बचपन से DID वगैरह और ये सुपर डांसर ये देखता हूँ घंटों घंटों रिपीट करके, और वहाँ से मैंने सीखा। मेरे मोटिवेशन थे टेरेंस सर, और उनसे मैंने कंटेम्प्रेरी सीखा, और ये जो राघव, धर्मेश, जितने भी ये सब मेरे मोटिवेशन है, इनको मैंने मद्देनजर रख के अपने माइंडसेट को बना के, और आज मैंने लगभग 8 से 10 स्टाइल मैंने तैयार कर लिया। क्या बात करते हैं। ये जितने भी जो हीरोज हैं आपकी नज़र में, यस, उनमें से सबसे बेस्ट स्किल किसकी लगती है? कैन आई सजेस्ट 2? थ्री, ओके। देखिए, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है वो मैं अपने गुरु का नाम लेना चाहूँगा, टेरेंस सर। टेरेंस लुइस इज द बिगेस्ट कोरियोग्राफर, ऑसम। तो उनको मैंने फॉलो किया हुआ है, और गुरु द्रोणाचार्य जैसे मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो कहते हैं कि गुरु अगर आपके पास नहीं है तो एक मूर्ति बना के भी आप सीख सकते हो। तो वो जो कर्ण ने महाभारत में किया था कि गुरु ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के उनको किया था, तो मैं ऐसे मैं टेरेंस सर को समझता हूँ। और दूसरा, फिल्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन इज द ग्रेटेस्ट एंड द टॉप डांसर इन द फिल्म इंडस्ट्री, उनके मुकाबले और कोई नहीं। कौन से हीरो का सबसे बेस्ट? टाइगर श्रॉफ। कौन सा? जय शिवशंकर। ओके। लाइक मून वॉक एंड MJ, माइकल जैक्सन। तो वो इस स्किल पे काम करता है। मे भी ये मेरा पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है, तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए कि जितने भी डांसर हैं, जितने भी हीरोज हैं, इनमें से डांस की डेफिनेशंस कलेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे करें? मैं डांस की परिभाषा देना चाहूँ कि अपनी कलाओं से अगर किसी के मन को आकर्षण कर ले, वही आपका नृत्य है। तो महाभारत काल से जब भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते थे तो गोपियों को रास आता था। भगवान शिव ने नृत्य किया तो तांडव बन गया। तो ये नृत्य सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये नृत्य बहुत समय से चले आ रहे हैं, लेकिन आज इनका एक प्रारूप अलग हो गया है, इनको देखने का नजरिया अलग हो गया है। और मैं बात करूँ शादी विवाह में, तो आजकल ऐसी जनरेशन आ गई है कि डांस ना रहकर एक मजाक बना दिया लोगों ने। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छी स्किल सीखिए, ताकि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाने पहचाने। बहुत सारी शादियों में मैंने देखा कि अरेशंस बुला रखे हैं, बाहर से डांसेस आती हैं, वहाँ पे फैमिली भी आ रही है, आपके बच्चे भी आ रहे हैं, तो उस भविष्य के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मैं इसको डांस नहीं मानता। क्योंकि जो चीज़ गलत इफेक्ट डालने लगे महेश जी, मैं उस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ। क्योंकि डांस खुद में एक पूजा है, डांस खुद में एक साधना है, और जब आप डांस करते हो तो आपका जो अंतर्मन है वो शांति से भर जाता है। और मैं भी आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी अगर आपको स्ट्रेस हो ना, तो एक बार म्यूजिक का
और डांस का सहारा लेके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। क्या बात कर, यस रियली में, ये मैंने खुद किया है। मैंने किया है ऐसा कुछ। हाँ, जब मैं स्ट्रेस में फील होता हूँ तो मैं डांस तो नहीं करता, लेकिन म्यूजिक सुनता हूँ तो अच्छा फील होता है, और वो म्यूजिक सुनता हूँ जो मुझे पसंद है। यस वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम शांत माहौल में म्यूजिक सुनते हैं अपनी पसंदीदा कैटेगरी का, तो वहाँ पे जो हमारे ऑर्गन्स हैं या हमारा जो केमिकल रिएक्शंस है वो हमारी बॉडी को एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं।